सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और 2 बार की सांसद जयाप्रदा ने 21 दिसंबर को गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग से उनके आवास पर मुलाकात की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि आखिर जयाप्रदा को गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग से ऐसा क्या काम पड़ गया कि उन्होंने स्वयं उनके निवास पर आकर मुलाकात की। क्या यह मुलाकात व्यक्तिगत थी? क्या यह मुलाकात किसी बिजनेस को लेकर थी या फिर यह एक राजनीतिक मुलाकात थी? गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग दिल्ली विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। दिल्ली में भाजपा के अनुकूल परिणाम लाने के लिए अतुल गर्ग लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो क्या इस मुलाकात को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जयाप्रदा दिल्ली के चुनाव में कोई भूमिका निभाएंगी? क्या यह भी माना जा सकता है कि जयाप्रदा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं? अगर ऐसा है तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा सिद्धांतवादी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में क्या यह संभव है कि सिर्फ ग्लैमर के बूते पर जयाप्रदा जैसी अभिनेत्री बाहर से आकर दिल्ली विधानसभा का टिकट पा जाएं और टिकट का कोई स्थानीय दिल्ली में रहने वाला सही दावेदार, सही हकदार अपने अधिकार से वंचित रह जाए? नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, शराबी तोहफा, सिंदूर, मुद्दत, आज का अर्जुन, थानेदार, ऐलाने जंग, मां, आखिरी रास्ता सहित 280 फिल्मों में हीरोइन रही और कई बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली खूबसूरत अभिनेत्री जयाप्रदा को कौन नहीं जानता। सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर ने उन्हें दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। उन जयाप्रदा ने जब गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग के दिल्ली स्थित निवास पर आकर उनसे मुलाकात की तो वो खबर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। कभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां की फिल्मों के सुपरस्टार रहे एनटी रामाराव, तो कभी उनके दामाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ नजदीकों को लेकर, तो कभी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ विवादों को लेकर चर्चाओं में रही जयाप्रदा का गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग से मिलना एक बड़ी खबर हो गया है। माना जा रहा है कि जयाप्रदा का कद और ग्लैमर इतना बड़ा है कि वो भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय नेता से सीधे मिल सकती हैं। ऐसे में गाजियाबाद के सांसद से उनकी मुलाकात का महत्व निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के समय में समाजवादी पार्टी की रसूखदार लीडर और 2 बार रामपुर से सांसद रही जयाप्रदा और सांसद अतुल गर्ग की मुलाकात पर आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको जयाप्रदा पर बनी एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। इसे देखकर आपको भी अनुमान लगाने में आसानी रहेगी कि आखिर इस मुलाकात को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभिनेत्री से राजनेता बनी जयाप्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार रामपुर से सांसद रही। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की सदस्य के रूप में 1994 में राजनीति में कदम रखा था। जयाप्रदा के साथ कई फिल्मों में काम करने वाले दक्षिण के सुपरस्टार एनटी रामाराव उस समय पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वो एनटी रामाराव के दामाद और तेलुगु देशम के नए प्रमुख बने चंद्रबाबू नायडू के साथ भी राजनीति में रही। कुछ विवादों के कारण उन्हें तेलुगु देशम को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो 2 बार रामपुर से चुनाव जीती, मगर बाद में कुछ विवादों के चलते यह पार्टी भी उन्हें छोड़नी पड़ी और वो राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गई। आरएलडी के टिकट पर जयाप्रदा ने उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से चुनाव लड़ा, मगर वो हार गई। 2019 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। राजनीति में आने से पहले जयाप्रदा एक प्रमुख और सफल भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। लगभग 25 वर्ष के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 280 तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रहती थी, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1974 में पहली फिल्म में काम करने का पारिश्रमिक जयाप्रदा को सिर्फ 10 रुपए मिला था। जयाप्रदा उस समय 12 वर्ष की किशोरी थी। उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य प्रस्तुति दी थी। दर्शकों में से एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट का नृत्य नंबर करवाया। उस समय जयाप्रदा झिझक रही थी, लेकिन उनके परिवार ने इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में उनके काम के लिए केवल 10 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन फिल्म के उस 3 मिनट के डांस सीन ने तेलुगु फिल्म उद्योग के दरवाजे जयाप्रदा के लिए खोल दिए। निर्देशक के बालचंद्र की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अंतुलेनी कथा ने 1976 में जयाप्रदा को स्टार बना दिया। अगले ही साल 1977 में जयाप्रदा की फिल्म अदावी रामुडू ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रामपुर लोकसभा सीट से 2004 में जयाप्रदा 85,000 मतों से और 2009 में 30,000 मतों से जीती थी। 2009 के चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा जयाप्रदा को लेकर की गई अश्लील टिप्पणी का मामला भी उन दिनों खूब गरमाया था। उस समय समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह खुलकर जयाप्रदा के समर्थन में आए थे, लेकिन उस समय आजम खान का पद समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की नजरों में इतना बड़ा था कि उनके विरोध के कारण जयाप्रदा को कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी से निष्कासित होना पड़ा था।
2011 में अमर सिंह ने जयप्रदा के साथ मिलकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच बनाई और 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 360 पर उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि उनकी पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बाद में 10 मार्च 2024 को अमर सिंह के साथ वो आरएलडी में शामिल हो गई। 26 मार्च 2019 को जयप्रदा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और तब से भाजपा में ही हैं। दोस्तों, अब लौटते हैं अपने मूल सवाल पर। इतनी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड वाली फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा आखिर गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग से मिलने के लिए खुद उनके निवास पर क्यों आई? 1994 से दक्षिण और उत्तर की राजनीति में सक्रिय जया प्रदा पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है। जया प्रदा के पास 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक उन्हें नहीं दी है। दूसरी तरफ जया प्रदा से भी पहले की अभिनेत्री ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी और जया प्रदा के बहुत बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में आई कंगना रनावत भाजपा की सांसद हैं। इसे देखते हुए लगता है कि जया प्रदा दिल्ली के चुनाव में कुछ सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में सक्रिय भूमिका किस तरह से वो निभाना चाहती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जया प्रदा संगठन में सक्रिय होकर दिल्ली चुनाव में कुछ योगदान करना चाहती हैं या खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं? अगर वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनका हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड देखते हुए क्या इसे तर्कसंगत माना जा सकता है? मित्रों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी 2025 में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने के लिए कितने वरिष्ठ भाजपा नेता उत्सुक हैं, प्रयासरत हैं। इन नेताओं में एक बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के बड़े लोकप्रिय नेता रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन को भारत में पोलियो उन्मूलन जैसे बेहद महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी जाना जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल का है। वो भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं, मित्रों, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसे देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा के ये बड़े नेता दिल्ली में किसी परिवर्तन की उम्मीद रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाजपा पहले से बेहतर स्थिति में चुनाव परिणाम लाएगी, इसलिए लोग चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर मानते हुए जयप्रदा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, ऐसी पुख्ता जानकारी हमें मिली है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी हाईकमान जयप्रदा को दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़वाएगा? मित्रों, इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीति पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह चुनाव लगभग 2 महीने के अंदर होने की उम्मीद है, इसलिए दिल्ली की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। सबसे ज्यादा मारामारी मुस्लिम मतों को लेकर है। दिल्ली में 12% मुस्लिम मतदाता हैं। AIMIM ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इस ऐलान से लग रहा है कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम मतों में सेंधमारी हो सकती है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा है दोस्तों, हर राज्य में इसका सीधा नुकसान गैर भाजपा दलों को होता आया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अच्छा प्रभाव छोड़ा था और उसके चलते आरजेडी को इन इलाकों में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला। अब देखना होगा इस बार इसका सियासी असर दिल्ली में क्या देखने को मिलता है। दिल्ली के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। एक समय मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस को जाते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से दिल्ली में इनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक जिन 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 3 मुस्लिम हैं। सीलमपुर से अब्दुल रहमान, मुस्तफाबाद से अली मेहंदी और बल्लीमरान से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस का प्लान है कि मुसलमान बाहुल्य सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत रखा जाए। दिल्ली में इस बार आपने 5 मुस्लिम शहरों को मैदान में उतारा है। ओखला से अमानुतुल्ला को टिकट दिया है, वहीं मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, बल्लीमरान से इमरान हुसैन को टिकट दिया है। इसके अलावा सीलमपुर से जुबैर अहमद और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान जैसे नए चेहरों पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। तो दिल्ली के लगभग 12% मुस्लिम वोटर्स 10 सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, मुस्तफाबाद, बाबरपुर
किराड़ी और चांदनी चौक सीट मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और दिलशाद गार्डन में भी हार जीत में मुस्लिम मतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कितनी गंभीर है, इसे महरौली से विधायक नरेश यादव के मामले से समझा जा सकता है। उनका टिकट घोषित करने के बाद वहां से प्रत्याशियों को बदल दिया गया। नरेश यादव की जगह महरौली वार्ड से पार्षद रेखा चौधरी के पति महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कारण यह है कि 8 साल पहले उन पर पंजाब में इस्लाम को लेकर कुछ गलत टिप्पणी करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा हैं। उन्हें जमानत भी मिल गई थी। नरेश यादव को फिर से टिकट देने का मामला मुस्लिम क्षेत्रों में काफी तूल पकड़ रहा था और टिकट काटे जाने की मांग बराबर उठ रही थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को डर था कि कहीं मुस्लिम मतदाता नरेश यादव की वजह से आम आदमी पार्टी से नाराज ना हो जाएं, इसलिए महरौली का प्रत्याशी बदल दिया गया। दिल्ली में मुस्लिम राजनीति के साथ साथ सिखों की राजनीति भी इस समय गरमाई हुई है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा। लंबे वक्त तक गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी से जुड़े रहे आप नेता बलबीर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के 6 बार सदस्य रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए पार्टी छोड़ी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर भी केजरीवाल ने सिर्फ झूठ ही बोला है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से कागजों पर बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुलपति से लेकर प्रोफेसर सभी लगा दिए गए हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों से पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक ईंट भी नहीं लगी है। कुल मिलाकर इस समय दिल्ली की राजनीतिक गर्मी पर है। भाजपा जहां केजरीवाल को शराब घोटाले में हर तरह से घेरने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी केजरीवाल को लेकर आक्रामक बनी हुई है। कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते वक्त कहा था कि हम तुम्हें जमानत पर बाहर आने देंगे, लेकिन आप फाइल साइन नहीं कर सकते। संदीप दीक्षित के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री रहे तो दस्तखत नहीं कर सकते, आप अधिकारियों से ना तो मिल सकते हैं और ना ही आदेश दे सकते हैं और ना ही आप दफ्तर जा सकते हैं। संदीप दीक्षित का कहना है कि बेल की कंडीशन टूटते ही अरविंद केजरीवाल फिर से जेल चले जाएंगे। मित्रों, संदीप दीक्षित एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बात का प्रचार कर रहे हैं ताकि दिल्ली के मतदाताओं के बीच अरविंद केजरीवाल के क्रेज को थोड़ा कम किया जा सके। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीना दिए जाने की महिला सम्मान योजना को आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने का मंत्र मानकर चल रही है, लेकिन संदीप दीक्षित ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने 2.5 साल पहले पंजाब में भी इसी तरह की घोषणा की थी कि महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाएंगे, मगर किसी को अभी तक कुछ नहीं दिया गया। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि यमुना नदी को साफ कर देंगे, वो भी अभी तक साफ नहीं हुई है। दिल्ली की सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ने, दिल्ली में हर आदमी को रोजगार देने और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को परमानेंट करने के भी केजरीवाल के दावे अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। केजरीवाल ने हर एक भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजने की भी घोषणा की थी। केजरीवाल बताएं कितने अधिकारियों को उन्होंने जेल भेजा है। दोस्तों, इस सारी घेराबंदी के बावजूद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, बशर्ते वो मुस्लिम मतदाताओं और कुछ खास वर्ग के मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होते रहे। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मित्रों, एपिसोड के अंत में फिर लौटते हैं जयप्रदा और अतुल गर्ग की मुलाकात पर। जैसा कि मैंने पहले बताया और आप भी जानते हैं कि अतुल गर्ग दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से सह प्रभारी बनाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनाव लड़ने के इच्छुक तमाम दावेदार उनसे मिल रहे हैं और अपना बायोडाटा भी उन्हें दे रहे हैं। अतुल गर्ग लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा कुछ ना कहकर बैठकों में सबसे पहले इस बात को रखते हैं कि आप अपने अपने स्तर पर सोच विचार कर ये बताइए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा क्यों हार जाती है। हार को लेकर उनका मंथन और हाईकमान को सुझाव देने का सिलसिला जारी है। जहां तक जयप्रदा की बात है, मैं आपको बता दूं कि जयप्रदा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अतुल गर्ग से मुलाकात की है। जहां तक भाजपा हाईकमान का प्रश्न है, वो अभी इस बात पर विचार कर रहा है।
फिलहाल भाजपा की तरफ से 70 में से लगभग 20 प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया गया है। एक दो दिन में उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। मालूम हुआ है कि इनमें जयप्रदा, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल जैसे किसी दिग्गज का नाम नहीं है। भाजपा सूत्रों के अनुसार इतना जरूर है कि पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा। फिलहाल जयप्रदा को लेकर भाजपा हाईकमान ने कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, निर्णय जयप्रदा के पक्ष में जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या घटना घटित हो जाए। दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।